हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही स्पेशल सेशन में, जिसमें मैं केवल 20 मिनट के अंदर आपको बताने वाली हूं सभी जितनी भी आपकी पोम्स हैं उनके सेंट्रल आइडिया कैसे लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और मैं पूरा फॉर्मेट बताने वाली हूं ताकि आपके जो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है वो आपकी मुट्ठी में हो 4 नंबर, और कोई भी वो आपसे ले ना पाए, कोई भी एक नंबर भी आपका कट ना पाए। ये वीडियो बहुत जरूरी है। 20 मिनट के अंदर सारी टिप्स बताने वाली हूँ, ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। कहां पे उपलब्ध करवाऊंगी वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, आपके पास ये सभी कविताएं हैं, यानी कि आपके पास 5 पोम है। अब आपके पास 3 पोम का ऑप्शन आता है कि 3 में से कोई भी एक जो पोम है उसका सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। अब वो सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आएगा, लेकिन उसे लिखना कैसा है वो बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि असल में दिक्कत क्या आती है कि इंग्लिश लिखने में ही तो प्रॉब्लम है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिखना क्या है और कैसे लिखना है, और जो मैं आपको फिक्स लाइन बताने वाली हूँ उसी तरीके से लिखना है। देखो, मैं इस पोम के अंदर इस जितनी भी आपकी कविताएं हैं, इस कविताओं में आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें बताने वाली हूं। सबसे पहले आपकी पोम है माय मदर एट 66। सबसे इंपॉर्टेंट पोम यही है, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कविता आपकी यही है, क्योंकि इस कविता से क्या होता है, इस कविता से सबसे ज्यादा हर साल हर सेट में सवाल आता ही आता है। ये पोम आपको हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली जाएगी, और एक ये वाली पोम आपको देखने को मिल जाएगी। ये पोम है कुछ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पोम का हमेशा आप लोगों से क्या पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया में, इन कविताओं को आपको हमेशा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। माय मदर एट 66 सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट ये वाली पोम होगी, फिर ये वाली होगी, और फिर सेकंड नंबर पे ये वाली पोम भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आप ना इन पोम में से वैसे तो सभी पोम को तैयार करके जाए, लेकिन इस पोम पे खास तौर पे ध्यान रखें। तो अब इन सभी कविताओं में हमें ध्यान रखना क्या है और लिखना कैसे है। बेटा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना होता है। ये 4 नंबर हम अपनी मुट्ठी में कैसे करेंगे। देखो, कुछ मैं प्रो टिप्स बता रही हूँ और लास्ट में फॉर्मेट भी बताऊंगी। बेटा, सेंट्रल आइडिया जो लिखा जाता है ना, सेंट्रल आइडिया को हम थीम भी बोलते हैं, ठीक है, मॉरल भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रल आइडिया जो है वो सबसे पहले लिखने के लिए आपको एक चीज जो है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जो कि है क्या, जो कि है सबसे पहला राइटर का नाम। आपको राइटर्स का नाम पता होना चाहिए, है ना। जितने भी आपके राइटर्स हैं तो राइटर्स के आपको नेम्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए, है ना। राइटर्स नेम आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हर एक कविता की जो सेंट्रल आइडिया यानी कि जो थीम है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें थीम ही तो लिखने को आएगी। अब अगर हमें थीम पता ही होगी तो हम वैसे ही नहीं लिख लेंगे। बेटा देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको वहां पर सेंट्रल आइडिया जो लिखने का आएगा वो आपको 4 नंबर का लिखने को आएगा, तो आपको अच्छा खासा 5-6 लाइनें 7-8 लाइनें उसमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर एक कविता के तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हर एक कविता का पहले तो आपको लेखक का नाम पता होना ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नहीं लर्न किया है, 5 कविताएं हैं, 5 के नाम याद कर लो, यहीं पे याद कर लो, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। इसमें क्या है, कमला दास ने लिखी है ना। कमला दास के अलावा ये किसने लिखी है, पैब्लो नेरुडा ने लिखी है, ठीक है। पैब्लो नेरुडा के अलावा लास्ट दूसरी कविता हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने लिखी है ना। इसके अलावा हमारी जो अगली पोम है रोड साइड स्टैंड किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। और हमारी अगली कविता जो है वो किसने लिखी है बेटा, एड्रियन रिच ने लिखी है, ठीक है, एंड जेनिफर टाइगर्स। तो ये आपके सभी पोएट्स हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया वो लिखना ही ऐसे है, सबसे पहले लेखक का नाम आना चाहिए, और लेखक के बाद लेखक ने इस कविता में किस मुद्दे पे बात करी है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो थीम है, इस थीम के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, 3 से 4 पॉइंट हर कविता के आपको पता होने चाहिए। क्या आपको याद करना है वो मैं बता देती हूँ। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपकी कविता है पोम नंबर 1 माय मदर एट 66। ये पोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, और इस साल भी गारंटीड ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखना आपको देखने को मिलेगी, हर सेट में आती है, क्योंकि ये हमने पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखे हैं हर सेट में ये पोम देखने को मिली है। सो इस साल भी पूरी उम्मीद है ये पोम आपको देखने को मिलेगी। अब इस पोम के अंदर आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए कि कमला दास ने ये कविता लिखी है, ठीक है। उसके बाद इसमें थीम क्या है, देखो ये आपको लर्न करना है केवल, है ना, यही आपको लर्न करना है, और इसी के बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी, बट आपको इसको याद करना है। अभी जो किताब विताब है उनको सबको साइड कर दो, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है यही आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले इस कविता के अंदर किसके बारे में बात करी गई है बेटा, इस कविता के अंदर उन्होंने जो बात करी है, सबसे पहले बात करी है एडवांसिंग ऑफ एज के बारे में, यानी कि उम्र जो है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है। उम्र की बढ़ने की वजह से फिर उसके बाद वो क्या बात करती हैं कि उनको फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी मम्मी से, अपने पिता से, अपने माँ बाप से, हमें जो है ना, उनको उनकी बढ़ती उम्र को देख करके उनसे दूर हो जाने का जो डर होता है हमारे मन में कि एक दिन हम उनको खो देंगे, उस डर के बारे में, उस डर को दर्शाया गया है इस कविता के अंदर। कि हमारी लेखिका जब अपने एयरपोर्ट जा रही होती है, वो अपनी माँ को देख करके, उनका बूढ़ा चेहरा देख करके उनको एकदम से दिल में दर्द उठता है कि भैया मैं इनको खो दूंगी, एक समय पर ये बूढ़ी होती जा रही है, इनकी मृत्यु हो जाएगी। सो उस दर्द को यहाँ पे दर्शाया गया है।
और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो, है ना, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि इस कविता के अंदर हमारी जो लेखिका हैं कमला दास बात कर रही हैं कि अपनी माँ को खो देने का जो डर है हमारी, है ना, लेखिका के मन में, क्योंकि वो अब बूढ़ी होती जा रही है उनकी माँ। सो इन 3 मुद्दों के बारे में इस कविता के अंदर बात करी गई है। तो ये 3 जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। मदर, माय मदर एट 66, अगर आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आप इनका नाम और ये 3 पॉइंट जरूर लिखिएगा। बाकी का आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी, पर उस आंसर के अंदर ये 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए। यही जो 3 पॉइंट्स हैं इसको अंडरलाइन भी करके आएंगे आप लोग, याद रखना। जब आप अपने आंसर में क्या करते हो बेटा, जब आप अपने आंसर में थीम लिख रहे हो तो थीम क्या है ना, थीम को अंडरलाइन करके आना है ना। टीचर का ध्यान वहां पे खींचो जहां पर तुमने एकदम सही काम की बात करी है, जहां पे वो एकदम देख के खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे ने, है ना, एकदम कट टू कट सही बात लिखी है। तो फिर एक बार को क्या होगा, वो बाकी का आंसर जिसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भी गई है गलती से, उस पर नजर नहीं भी डालेगा, क्योंकि उसको एक बार को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने सही बात करी है, सही पॉइंट लिखा है। तो इसलिए बाकी चीजें नजरअंदाज या बाकी जो गलतियां हैं वो हल्की सी क्या हो जाएंगी बेटा, वो ढक भी जाएंगी। सो अंडरलाइन जरूर करके आए थीम को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कविता। अब इसके अंदर अगर है ना, आप थोड़ा सा इसी कविता के बारे में थोड़ी बहुत ये पॉइंट्स लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, इसको हाईलाइट करोगे बढ़िया से, उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत कविता के बारे में बता सकते हो कि वो कोचिन जा रही थी, एयरपोर्ट में गाड़ी में बैठी थी, है ना, और गाड़ी में उन्होंने कैसे अपनी मम्मी को देखा, फिर देख करके उनको ये डर महसूस हुआ कि एक दिन वो बूढ़े उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से अपनी माँ को खो देंगी। सो ये एक्सप्लेन करेंगे आप। अगली कविता है कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। बेटा इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपने लेखक का नाम पता होना चाहिए। अब इस कविता में हमारे लेखक किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा वो अर्ज यानी कि आग्रह कर रहे हैं सभी लोगों से, है ना, मानव जाति से, कि हमें सारी एक्टिविटीज जो है वो सारी रोक देनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी सारी एक्टिविटीज अभी स्टॉप कर देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, यानी कि आत्मचिंतन के बारे में, कि भैया आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है इतनी ज्यादा, जिसमें हम केवल सोचते रहते हैं कि आगे क्या करना है क्या करना है, तो इस समय पे वो बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमें अपनी सारी जो एक्टिविटीज है वो रोकनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, है ना। और आत्मचिंतन करने के फायदे बताते हैं वो इस कविता में, कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, यानी कि एक पल की जो चुप्पी है वो हमें क्या दे सकती है बेटा, वो हमें मदद कर सकती है उस पीस को पाने में जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई, है ना, मैं खुश क्यों नहीं हूं, या हम अपने आप को डेथ से थ्रेटन करते हैं, बहुत से लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सो ये सब कुछ क्या है, ये सारी हमारी दिक्कतें, सारी सब कुछ दुख जो है जिंदगी में इतना, वो सब कम हो सकता है अगर केवल हम थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करें, थोड़े समय ठहरे जिंदगी में और शांत रहें। सो इन तीन पॉइंट्स के बारे में हमारे लेखक जो है इस कविता के अंदर बात कर रहे हैं। यही आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। येलो पेन से जो मैंने लिखा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये सबसे मेजर थीम है इस पोम की। सो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। अब केवल ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इस कविता से, लेखक का नाम और इन 3 पॉइंट के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। आपके आंसर में ये 3 पॉइंट जरूर जाने चाहिए। दोबारा से वही वाली बात है कि इनको अंडरलाइन करके आना। बाकी फिर इन्हीं को जब तुम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे, उसमें गलती हो भी गई तो वही मैं बता रही हूँ बेटा कि 4 नंबर में से तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यूपी बोर्ड में भाई तुम भी जानते हो असलियत क्या है, मैं भी जानती हूँ असलियत क्या है, कि टीचर जो है वो बेसिकली उनके पास बहुत सारी शीट्स हैं, वो जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे की इंग्लिश इतनी बेहतरीन नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है नहीं, सीबीएसई का बच्चा है नहीं, है ना, तो थोड़ी बहुत क्या होती है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश में ऊपर नीचे मिस्टेक्स होंगी। सो आपको क्या करना है, जो पोर्शन तुमने एकदम सही लिखा है, यानी कि ये वाला, ये पॉइंट्स तुम लिखोगे, इसको अंडरलाइन करो, टीचर का ध्यान यहाँ पे खींचो, वो देखेगा, सेटिस्फाई होगा, हाँ इसने सही लिखा है, ठीक है, तो आपको 4 नंबर वहां पे मिल जाएंगे। अब अगली हमारी पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स हमारे राइटर हैं जिनकी, है ना, आप ये भी लिख सकते हो, इनकी डेथ जो है वो 26 साल की उम्र में हो गई थी, ठीक है, टीबी की वजह से। अब इस कविता के अंदर वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कविता के अंदर वो ये मैसेज देते हैं कि जो ब्यूटी है, किसी भी चीज़ की जो सुंदरता है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, या है ना जीरो में फेड अवे नहीं करती, कभी भी खत्म नहीं होती किसी चीज़ की सुंदरता। दूसरा वो कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी सुंदर चीज है वो क्या है, इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, कि वो हमें खुशी का, हमारी खुशियों का एक जरिया है। ठीक है, सबसे पहले वो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ये बात करते हैं। फिर तीसरी बात क्या करते हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें क्या क्या देती है बेटा। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें शेल्टर देती है, जॉय देती है, कंफर्ट देती है, अच्छी नींद, सपनों से भरी हुई अच्छे, ये सब हमें मिलता है थिंग ऑफ ब्यूटी से। और लास्ट में वो इस कविता के अंदर बात करते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा, है ना, दुखों से भरी हुई है, और यही थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें क्या करती है बेटा, इन दुखों को झेल करके जिंदगी से प्यार करवाती है। सो इस चीज के बारे में हमारे लेखक इस कविता में बात कर रहे हैं। अब आप अपनी अगर ये पोम का अगर आप सेंट्रल आइडिया करते हैं तो आप जॉन कीट्स का नाम लिखेंगे, और ये 4 पॉइंट्स आपको ऐसे के ऐसे उठा करके लिखने हैं। ये की पॉइंट्स हैं, ये की वर्ड्स है, यही थीम है।
तो ये देखो, ये 4 लाइनें लिखने में ही तुम्हारे 4 लाइन भर जाएगी, है कि नहीं, है ना। तुम्हारे पेपर के 4 लाइन वैसे ही भर जाएगी, तो 4 नंबर तो तुमको इन 4 पॉइंट्स को लिखने के ही मिलेंगे। इसमें थोड़ा बहुत आगे द, इज, ए, एन, है ना, वॉज, वर, दिस, दैट लगा दोगे, वो ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो आप इसको अंडरलाइन ही करके आएंगे, है ना, मेन चीज को। तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब इस कविता के अंदर एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि हमारे लेखक इस कविता के अंदर बेटा क्या बता रहे हैं, हमारे लेखक जो है वो इस कविता के अंदर बात कर रहे हैं कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि उन्होंने इस कविता के अंदर बहुत सारी चीजें बताई हैं जो उनके अनुसार सुंदर हैं, जैसे कि वीर गाथाएं, है ना, जो लोग मर चुके हैं उनकी वीर गाथाएं, जैसे कि भगवान ने दुनिया में जो पेड़ पौधे, बकरियां, गायें, जितने भी जानवर बनाए हैं, सूरज, चांद, ये सारी चीजें क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं इसको। तो ये जितनी भी उन्होंने चीजें बताई हैं जो ब्यूटी है, जो है ना, जिनको वो एज ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वो अपने आंसर में आप, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, और उसको अंडरलाइन कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमारे कवि जॉन कीट्स के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, फिर आप उसके अंदर बताएंगे थिंग ऑफ ब्यूटी है सन, मून, डेफोडिल्स, एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, थिंग ऑफ ब्यूटी के फीचर्स फिर आप बताएंगे कि इन थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें क्या क्या मिलता है। भाई, थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें सुकून की राहत मिलती है, चैन की नींद आती है, अच्छे अच्छे सपने मिलते हैं, खुशी का एक स्रोत है ना, भगवान ने अपने स्वर्ग से बह रहे एक फवारे की तरह है जो कभी भी, है ना, क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। सो ये सारे फीचर्स हैं जो आप लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये कहाँ पर है बेटा, ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, कौन से टेलीग्राम पे जुड़ना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो मैं अंत में बताऊंगी। अच्छा, अगला, है ना, आप इसके अंदर ये भी डाल सकते हैं, अगर ये वाला लिखते हो तो, अगर, है ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये वाला अटेंड करोगे तो आप बता सकते हो कि हमारी जिंदगी में किस प्रकार की चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मायूसियत आ जाती है, मायूसियत के बादल छा जाते हैं। तो आप बताओगे कि भैया इंसानियत की, मानवता की कमी हो चुकी है, कुछ एक्शंस ऐसे हो चुके हैं लोगों के जहां पर लोग क्या हैं, लोग ना ह्यूमैनिटी को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारी ही डीड्स जो हैं वो इतनी ज्यादा क्या है, वो इतनी ज्यादा, उसके अंदर इतना मैलिस है, मैलिस यानी कि आप समझो ना, मैल है दिलों में, लोगों के मन में, कि क्या कहते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जिंदगी में मायूसियत छा जाती है। अब वो कैसे हटती है, इन्हीं थिंग ऑफ ब्यूटी से हटती है, सिंपल। सो ये 3 कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि मैंने पहले एक लिस्ट बना करके दी थी सारी। सो ये भी है, ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपका जो पूरा आंसर बनेगा, है ना, वो यहां से ही बन जाएगा। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है बेटा, थीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद हमारी पोम नंबर 4 आती है, अ रोड साइड स्टैंड, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोम लिखी है। अब इस पोएम में वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो, प्लाइट ऑफ द पुअर पीपल, प्लाइट यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा, है ना, ये गरीब लोगों की क्या दुख है जिंदगी में, तो उसके बारे में हमारे लेखक इसके अंदर बात कर रहे हैं, प्लाइट ऑफ पुअर पीपल। फिर इस कविता के अंदर हमारे लेखक बात कर रहे हैं कि कैसे, है ना, ये जो गरीब लोग हैं इनकी जिंदगी जो है वो कैसी है। और फिर इसके अंदर वो बात करते हैं कि कैसे शहर के रहने वाले लोग कितने सेल्फिश हैं, कोई इन पे ध्यान नहीं देता, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, है ना, कैसे इन लोगों का शोषण होता है ना, कैसे इन लोगों को पावरफुल लोगों के द्वारा, हमारे शहर के लोगों के द्वारा इनका शोषण एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको। साथ ही साथ आप बताएंगे कि फ्रॉस्ट जो है वो चाहते हैं कि हर इंसान जो है वो इन बेचारे गरीब लोगों के प्रति थोड़ा सा काइंड हो। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स आपके इस कविता से बनेंगे, यानी कि सेंट्रल आइडिया में आप क्या लिखेंगे कि हमारे लेखक बेसिकली इस कविता के अंदर इन मुद्दों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने ही होंगे अपने सेंट्रल आइडिया में, है ना। बहुत अच्छा होगा, अंडरलाइन करके आइएगा मेन पॉइंट्स को। इसी के आगे मैंने जैसे कि अभी ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ मैं 2 बार 3 बार कि आपको इसी के आगे थोड़ा सा इनको एक्सपैंड करना है, सेंटेंसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आगे द पोएट वांट्स टू से, है ना, ही मीन्स, ही वांट्स टू एक्सप्रेस, ये सब आपको 2-4 एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा लिखना है। अगेन मैं इस बात को दोबारा से हाईलाइट करूंगी क्योंकि मैं इस पे बार बार बहुत ज़्यादा दबाव डालना चाहती हूँ कि ये पॉइंट्स अगर लिख करके आते हो, इनको अंडरलाइन करके आते हो, तो अगर बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो वो नज़रअंदाज हो जाएगी, तुम्हारे 4 नंबर तुमसे कोई नहीं ले पाएगा। इनको ज़रूर लिख करके रखना, ठीक है। अगली और लास्ट पोम है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो पोम बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये कविता, ये वाली और माई मदर एट 66 वन ऑफ माई फेवरेट पोम्स, है ना। तो लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर ना टेक्निकलिटी ये है कि इसके अंदर थोड़े से थीम में जो है सिंबल्स यहाँ पे बहुत यूज हुए हैं। ये कविता लिखी गई है एड्रियन रिच के द्वारा। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इनके नाम की स्पेलिंग में होती है, लेखक के नाम की स्पेलिंग कतई गलत ना करके आए, लेखक का नाम लिख रहे हैं अंडरलाइन जरूर करके आए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम की स्पेलिंग गलत मत करना। अच्छा, दूसरा, इस कविता के अंदर हमारी लेखिका बात किस बारे में कर रही है, सबसे पहले तो वो पेट्रियार्कल सोसाइटी
परिस्थिति के बारे में बात कर रही है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज के बारे में बात कर रही है। अगला जो है बेटा पैथेटिक कंडीशंस, एक वैवाहिक जीवन में है ना, एक विवाहित औरत का कैसा जीवन होता है, कैसी पैथेटिक कंडीशंस में उसे रहना पड़ता है ना, कैसे उसको दबाया जाता है, ठीक है, ऐसे समाज के द्वारा, उसके पति के द्वारा ऑप्रेस किया जाता है। सो आप ये सारी चीजें बताओगे, है ना, हाँ जी। सो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। अगला आंट जेनिफर, अब ये तो आपके मेन पॉइंट्स हो गए, ये तो आपकी थीम हो गई। आंट जेनिफर जो है, एक्चुअल में कोई आंट जेनिफर की कहानी नहीं है, ये आंट जेनिफर के द्वारा हमारी लेखिका यानी कि एड्रियन रिच जो है वो क्या कर रही है बेटा, आंट जेनिफर एक सिंबल है उन सभी मैरिड वुमेन का जो क्या है, जो कि इस तरीके से अपनी वैवाहिक जीवन में है ना सफर कर रही है। टाइगर्स जो आंट जेनिफर बना रही हैं, टाइगर्स क्या, वो असल में टाइगर्स का मतलब क्या है, आंट जेनिफर जो टाइगर्स बना रही हैं वो दर्शाते हैं आंट जेनिफर के वो सभी डिजायर्स और वो सभी उनकी इच्छाएं और सपने जो वो है ना फ्री होना चाहती हैं और वो करेजियस बनना चाहती हैं। और लास्ट में जो अंगूठी आंट जेनिफर ने पहनी हुई है वो क्या दर्शाता है बेटा, अंगूठी दर्शाती है कि उनका जो रिश्ता है, कैसे वो रिश्ता जो है उस रिश्ते में, उस बंधन में फंसी हुई है और एक दिन उनकी मृत्यु भी उसी बंधन में फंस करके हो जाएगी। तो इस चीज के बारे में बात करती है हमारी ये वाली पोम। तो ये तो हो गए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने तो आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको कंटेंट लिखना क्या है बेसिकली एग्जाम में। सी, मैंने हर कविता के अंदर आपको चार या पांच पॉइंट्स बताए हैं, आपको ये लिख करके आने हैं। 4 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, मतलब क्वेश्चन आने वाला है। सो लेखक का नाम और ये पॉइंट्स तो आप लिख लेंगे, ये तो ईजी है, तो ये आप लर्न कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि मैम इन पॉइंट्स को लिखना कैसे है, क्या इनको पॉइंटर्स में लिखना है। सबसे पहली बात एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश में कभी भी आंसर पॉइंटर्स में लिखे नहीं जाते, इस चीज का हमेशा याद रखना, पॉइंट्स डाल के नहीं लिखे जाते। ये मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके, आपको पता रहे कि ये अलग अलग पॉइंट है, ये मुझे याद रखने। अब इन पॉइंट्स को अपने आंसर में उतारेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा ये रहा आपका एक फॉर्मेट, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया इस फॉर्मेट में लिखना है। आपका आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे आप जो भी कविता का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, मान लीजिए आप माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माय मदर एट 66, फिर ये लिखेंगे हैज बीन कंपोज्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है, फिर यहाँ पे लेखक का नाम आएगा तो कमला दास का आप नाम लिखेंगे। सो ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, है ना। इन दिस पोम द पोएट टॉक्स अबाउट, अब ये लाइन लिखने के बाद इन दिस पोम द पोएट टॉक्स अबाउट, इसके बाद आपको थीम के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसके बाद बेटा देखो 2 लाइन तो आपने लिख ली, अब 2 लाइन के बाद ये जो बाकी की 3 लाइनें 4 लाइनें आपकी बनेंगी ना, वो यहीं से बनेगी, ठीक है। आप लिखोगे द पोएट टॉक्स अबाउट एडवांसिंग ऑफ एज, फियर ऑफ सेपरेशन, है ना। द पोएट आप कह सकते हो द पोएट, कहाँ गया ये वाला, एक सेकेंड मैं आपकी पीपीटी में यहाँ पे लगा देती हूँ, है ना। हाँ, सो इन दिस पोम द पोएट टॉक्स अबाउट एडवांसिंग ऑफ एज, फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू ओल्ड एज, शी हैज अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू ओल्ड एज, उनके बूढ़े होने की वजह से उनके मन में क्या है, एक डर आता जा रहा है कि एक दिन मेरी मम्मी की डेथ हो जाएगी तो मैं उन्हें खो दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ना ये पॉइंट्स लिखने के बाद थोड़ा सा इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कविता में क्या क्या हुआ है वो लिख सकते हैं। इसको तो अंडरलाइन करके आओगे ही आओगे, लेखक का नाम अंडरलाइन करोगे ही करोगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइटर का नाम जो है अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन करेंगे आप, है ना। और ये अंडरलाइन करने के बाद फिर आप थोड़ा बहुत ये पॉइंट्स लिख करके अंडरलाइन करोगे। फिर आप ये बता सकते हो कि जो पोएट है वो कोचिन जा रही थी एयरपोर्ट, है ना, वहां पर, और उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए शी सॉ हर मदर्स फेस पेल, यानी कि एकदम रंग उड़ चुका था, है ना, कॉर्प्स के जैसा, डेड बॉडी के जैसा उन्होंने अपनी मम्मी का चेहरा देखा। एंड शी फेल्ट एन एक इन हर हार्ट, यानी कि दिल में एक दर्द उठा उनके, और वो दर्द किस चीज का था, उनको क्या रियलाइज हुआ कि उनकी मम्मी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है ना, यही एडवांसिंग ऑफ एज, और एक दिन वो आकर के अपनी मम्मी से दूर हो जाएंगी, बिछड़ जाएंगी, ठीक है। सो ये थोड़े बहुत एक आधा पॉइंट्स आप नीचे लिख देंगे, तो इसी से आपका क्या बन जाएगा बेटा, इसी से आपका देखो 4 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप मान लीजिए कि इसकी दुगनी, कम से कम 8 लाइन तो लिख करके आएंगे हम, है ना, 7 से 8 लाइन, इससे ज्यादा तो मत ही लिखना, 7 से 8 लाइन आप लिख करके आओगे तो 3-4 लाइनों में तो आप इसी को एक्सप्लेन कर दोगे, और बाकी की 3-4 लाइनें की कविता में क्या हुआ था और कैसे ना वो अपनी मम्मी को बूढ़ा होते हुए देख कैसे उनके मन में जो दर्द था उसको छुपाने की कोशिश कर रही और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रो टिप बताती हूँ। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बताई है, आपके पास 5 कविताएं हैं, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानो कि अब अगर आप आंसर लिखने बैठे हो और अब आपको ना आपका दिमाग चलना बंद हो गया है, घबरा रहे हो, दिमाग चलना बंद हो गया है, जितना पढ़ करके आए थे, कभी अगर ऐसा गलती से हो जाए
कि यार नर्वसनेस के चक्कर में जो मैं पढ़ करके आया था मैं भूल रहा हूं, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपने थीम ये लिख दी है ना, आपने अपना आंसर लिखा कि द पोएम माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास एंड इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट दीज 3 पॉइंट्स, आपने ये मेंशन कर दिया। अब नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या एक्सप्लेन करूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिख सकते हो द पोएट है ना हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस इन दिस पोम, यानी कि कवि ने ये बाकी के पोएटिक डिवाइसेस इस पोम के अंदर यूज करे हैं। ठीक है, अगर मैं बता रही हूं बेटा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं तो 2 लाइन से ज्यादा लिख ही नहीं पा रहा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन लिखोगे तो जाहिर सी बात है 1 या 2 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो बाकी के नंबर हमें गंवाने नहीं है। तो एक ट्रिक बता रही हूं कैसे आप करके आएंगे, है ना। तो अगर बाय चांस, इसको तब इस्तेमाल करना जब कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो अगर बाय चांस ऐसा हो तो लास्ट में ना एक ना, ये मैं बता रही हूं तत्कालीन इमरजेंसी में क्या करना है, ठीक है ना, इमरजेंसी में क्या करना है हमको। सो इमरजेंसी में आप केवल इतना लिख करके आए कि ये जो लाइन रहेगी, इन दिस पोम, एक सेकेंड, इन दिस पोम द पोएट हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस, कवि ने ये निम्नलिखित पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। अब आपकी हर एक कविता में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, ये याद कर लो। एलिट्रेशन यानी कि एक ही लाइन में 2 नजदीक बैठे हुए शब्दों की जो शुरुआत हो रही है वो एक ही सिमिलर साउंड से शुरुआत हो रही है। सो एलिट्रेशन का इस्तेमाल थ्रू आउट द आपकी सारी 5 पोम में इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक सेफ प्ले है, यानी कि हम ये लिख करके आ जाएंगे, कोई भी कविता हो, चाहे मदर एट 66 हो, कीपिंग क्वाइट हो, थिंग ऑफ ब्यूटी हो, कोई भी पोम हो, एलिट्रेशन अधिकतर पोम में देखने को मिलता है। आपकी 5 पोम में है तो आप इसको लिख करके आ जाए, इन दिस पोम द पोएट हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस, है ना, ए ऑप्शन डाला और लिखा एलिटरेशन। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा कि एलिटरेशन कहां पर इस्तेमाल किया है, मैं कह रही हूं कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तुमने ये वीडियो देख ली है तो तुम्हारे 4 नंबर तो इससे पक्के हो जा रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि कविता में कहां पर एलिटरेशन इस्तेमाल हुआ है तो एलिटरेशन होता क्या है वो लिख करके आ जाना, ठीक है। एलिटरेशन होता क्या है वो लिख करके आ जाना कि भाई, है ना, इन अ गिवन स्टेटमेंट या इन अ गिवन सेंटेंस, किसी भी एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, 2 एडजेसेंट वर्ड्स, जो एडजेसेंट साथ साथ बैठे हुए शब्द है ना, उनके अंदर सिमिलर साउंड जो है वो आती है। तो आप ये लिख करके आ जाएंगे, इससे आपकी नीचे की अगली 1-2 लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये लिख करके आने से हो जाएगा, है ना, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा एक तरीके से सेंट्रल आइडिया बनेगा। अब देखो ये सेंट्रल आइडिया का रामबाण मैंने बता दिया है, 4 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे, 4 नंबर ये तुमसे कोई नहीं ले सकता। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको ये जो PDF है वो कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ। ये PDF जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर बाकी सभी जो हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे ही PDF डालूंगी। अगर गलती से किसी बच्चे को टेलीग्राम से नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको मुझे यहाँ पर मेल करना पड़ेगा। और ये मेल में आप क्या करेंगे, मेल करते समय आप अपनी क्लास और मुझे, है ना, अपनी क्लास और अपना नाम मुझे लिख करके भेजेंगे, ठीक है। तो मैं आपको, है ना, टेलीग्राम आपको बता दूंगी टेलीग्राम, और फिर आप वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना नेम, अपनी क्लास मुझे लिख करके भेजें और मैं आपको आपका जो है PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पर यही कोशिश करना बेटा, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ चुके हो तो आपको बार बार PDF के लिए मेरे को मेल नहीं करना पड़ेगा, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टेलीग्राम पे आपको खुद ब खुद PDF मिलती चली जाएगी। सो अब मिलते हैं हम आपसे आज शाम के 6 बजे के सेशन में, यानी कि 29 फरवरी को जो 6 बजे हमारा ग्रामर का सेशन होने वाला है उसमें मिलते हैं। इसकी तब तक तैयारी करना, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।